यूविया होता है, यूविया इज अ vascular layer. vascular layer मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्लड वेसल्स रहेगा. तो प्यूपिलरी मेम्ब्रेन, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे प्यूपिल के सामने में कुछ मेम्ब्रेन है, ये बचपन से होता है, इसी को बोलते हैं पर्सिस्टेंट प्यूपिलरी मेम्ब्रेन. सेकंड होता है हेटेरोक्रोमिया. अगर दोनों आइरिस का कलर में डिफरेंस है. फर्स्ट पढ़ते हैं आइरिस. आइरिस का लेयर को याद रखने के लिए हम लोग इस तरीके से याद रखते हैं कि ये स्मार्ट पर्सन पेंट्स. तो फिर ए फॉर एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है. एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन यहाँ पे देखो. उसके बाद होता है स्ट्रोमा, ये वाला लेयर को स्ट्रोमा बोलते हैं. फिर नीचे आ जाता है एंटीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियम. ये पोस्टीरियर चेंबर पे फॉर्मेशन होने के बाद कहां जा रहा था, ये एंटीरियर चेंबर पे जा रहा था. एंटीरियर चेंबर जाने के बाद जा रहा था ट्रैबिकुलर नेटवर्क पे. ये ट्रैबिकुलर नेटवर्क क्या कर रहा था, इसको सेनल कैनल के थ्रू भेज रहा था. अब सेनल आई के अंदर में बहुत कम पहुंचता है. कब जरूरत होता है, जब हमारे पास अमाउंट ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम पे जरूरत पड़ता है. तो कॉर्निया हम लोग इससे पहले क्लास में डिस्कस किए. कॉर्निया के बाद आता है यूविया. यूविया होता है, यूविया इज अ वास्कुलर लेयर. वास्कुलर लेयर मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्लड वेसल्स रहेगा. तो यूविया का मेनली 3 पार्ट होता है. पहला पार्ट होता है आइरिस, ये वाला पोर्शन को आइरिस बोलते हैं. उसके बाद आता है ये वाला जो पोर्शन उसका आइरिस हुआ. उसका आता है सिलियरी बॉडी. तो सिलियरी बॉडी के साथ सिलियरी जोन्यूल, सिलियरी मसल्स अटैच रहता है, और उसके साथ अटैच रहता है तुम्हारा क्रिस्टलाइन लेंस. और उसके पीछे वाला जो हिस्सा है उसको जनरली बोलते हैं कोरोइड. जो यूविया का जो स्ट्रक्चर है, यूविया आया कौन सा वर्ड से, यूवा. यूवा बेसिकली मींस ग्रेव्स. जैसे ग्रेव्स का डिफरेंट लेयर्स होता है, जो एकदम बाहर का लेयर होता है थोड़ा डार्क कलर का होता है, यही डार्क कलर का होता है तुम्हारा कोरोइड का लेयर भी. ठीक है. तो आई जैसे मैंने बताया यूविया का मेनली 3 पार्ट है, आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड कोरोइड. ठीक है. और जब इसका माने जैसे जो तुम्हारा एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट में कैसे होता है, ये न्यूरो एक्टोडर्म से जनरली डेवलप होता है. एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट में कैसे होता है, ये न्यूरो एक्टोडर्म से जनरली डेवलप होता है. न्यूरो एक्टोडर्म से तुम्हारा जो एपिथेलियम होता है, एपिथेलियम ऑफ द आइरिस, स्फिंक्टर एंड डायलेटर प्यूपिली डिराइव होता है तुम्हारा न्यूरोएक्टोडर्म से. और न्यूरल क्रेस्ट जो होता है उससे डिराइव होता है स्ट्रोमा, ब्लड वेसल्स एंड सिलियरी मसल्स. जनरली 4 मंथ के ऑनवर्ड सिलियरी प्रोसेस फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है. 5 to 6 मंथ ऑनवर्ड आइरिस एंड कोरोइड फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है. और ये अप टू माने जैसे जो डायलेटर प्योरली डेवलप्ड, तो डायलेटर जो मसल होता है ये जनरली बचपन में बहुत कम अच्छे से डेवलप नहीं होता है, बट एट द एज ऑफ 5 years तक जाके प्रॉपर डेवलप हो जाता है. कुछ कॉन्जेनिटल एनोमलीज मतलब बचपन से कुछ कुछ एब्नॉर्मलिटीज होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. पहला है पर्सिस्टेंस प्यूपिलरी मेम्ब्रेन. जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे प्यूपिल के सामने में कुछ मेम्ब्रेन है, ये बचपन से होता है, इसी को बोलते हैं पर्सिस्टेंस प्यूपिलरी मेम्ब्रेन. सेकंड होता है हेटेरोक्रोमिया. अगर दोनों आइडिस का कलर में डिफरेंस है, या तो एक सेक्टर में डिफरेंस है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेटेरोक्रोमिया बोलते हैं. यहाँ पे देखते हैं कि कोलोबोमा. कोलोबोमा बेसिकली के ये इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द फिशरी. जो एम्ब्रियोनिक फिशरी होता है, दोनों एक साथ जो मिल के क्लोज होता है, अगर कंप्लीटली क्लोज नहीं होगा उसको, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, यूवियल कोलोबोमा बोलते हैं. एनिडिडिया किसको बोलते हैं, जब एब्सेंस ऑफ आइरिस रहता है उस केस को हम लोग बोलते हैं एनिडिडिया. जैसे एनिडिडिया में कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ द आइरिस रहता है. इस केस में क्या होगा, आइरिस का मेन फंक्शन क्या होता है, आइरिस का मेन फंक्शन होता है आइरिस तुम्हारा जो अमाउंट ऑफ लाइट रेस होता है, वो अमाउंट ऑफ लाइट रेस को कंट्रोल करता है आइरिस. तो आइरिस अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ज्यादा फोटोफोबिया होना स्टार्ट करेगा. अभी आते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ तुम्हारा यूविया का. फर्स्ट पढ़ते हैं आइरिस. आइरिस का लेयर को याद रखने के लिए हम लोग इस तरीके से याद रखते हैं कि ये स्मार्ट पर्सन पेंट्स. तो फिर ए फॉर एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है. एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन यहाँ पे देखो. उसके बाद होता है स्ट्रोमा, ये वाला लेयर को स्ट्रोमा बोलते हैं. फिर नीचे आ जाता है एंटीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियम, और नीचे और उससे नीचे आ जाता है पोस्टीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियम. जैसे कि हमको पता है कि आईडीसी जो होता है, आई का जो कलर होता है, डिपेंड्स ऑन द आइरिस कलर. तो आइरिस का कलर डिपेंड करता है पोस्टीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियम एंड एंटीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियम के ऊपर ही. ठीक है. इसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर आ जाते हैं सिलियरी बॉडी. सिलियरी बॉडी को याद रखने के लिए हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सुपर मसल प्यूपिल नीड इंटेलिजेंस. एस फॉर सुप्रा सिलियरी लैमिना होता है. उसके बाद आता है मसल्स ऑफ द सिलियरी बॉडी, जो मसल्स जनरली कंट्रोल करते हैं एकोमोडेशन को कंट्रोल करने के लिए. फिर आता है पिगमेंटेड एपिथेलियम, फिर आता है नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम, एंड लास्ट में आता है इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन. इसी तरीके से हम याद रख सकते हैं. जो इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है, ये एक एक्सटेंशन पार्ट होता है रेटिना का ही. कोरोइड, कोरोइड को याद रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रियल चैम्प स्टडी हार्ड लेट. ठीक है. तो इसको याद रखने के लिए आर फॉर रियल. ठीक है.
आर मतलब होता है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे होता है कोरियो कैपिलरीज, कोरियो कैपिलरीज के नीचे होता है स्टेटलर्स लाइन, उसके बाद हॉलर्स लाइन होता है, और लास्ट में रहता है लैमिना फुस्का, इट्स अ पार्ट ऑफ द स्क्लेरा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो लेयर्स होता है डिफरेंट डिफरेंट यूवियल स्ट्रक्चर का, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो टोपोग्राफी होता है आइरिस का। टोपोग्राफी में दो चीज होता है, एक जो सर्कुलर मैनर पे रहता है ये होता है तुम्हारा आइरिस स्फिंक्टर प्यूपिली, और साइड पे जो रहता है उसको बोलते हैं आइरिस डायलेटर प्यूपिली। तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या होता है, जो स्फिंक्टर प्यूपिली होता है, स्फिंक्टर प्यूपिली किससे सप्लाई होता है, स्फिंक्टर प्यूपिली बेसिकली सप्लाई होता है पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच ऑफ द ओकुलोमोटर नर्व, डायलेटर प्यूपिली सप्लाई होता है सिंपैथेटिक ब्रांच ऑफ द सर्वाइकल नर्व। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, एनाटोमी है जनरली। इसका आइरिस का पहला लेयर होता है एंटीरियर लिमिटिंग लेयर, उसके नीचे आता है आइरिस स्ट्रोमा, उसके बाद एंटीरियर एपिथेलियम लेयर, और उसके नीचे आता है पोस्टीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर। पोस्टीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर क्या होता है, कर्व्स अराउंड द प्यूपिलरी मार्जिन एक्सटेंड्स ऑनटू द एंटीरियर बॉर्डर टू फॉर्म द डिस्टिंक्ट मार्जिन, एक डिस्टिंक्ट मार्जिन क्रिएट करता है सिलियरी बॉडी से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम डिफरेंट मसल, जैसे मैंने बताया कि एक स्फिंक्टर प्यूपिली मसल होता है सर्कुलर मैनर पे रहता है, डायलेटर प्यूपिली मसल रहता है तुम्हारा साइड वाइज। ठीक है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए यूज होता है, प्यूपिल जब कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो हम लोगों का जो साइज होता है, अमाउंट ऑफ लाइट आई के अंदर में बहुत कम पहुंचता है। कब जरूरत होता है, जब हमारे पास अमाउंट ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम पे जरूरत पड़ता है। डायलेटर प्यूपिली कब काम आता है, जिस टाइम पे अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा चाहिए, है ना, जिस टाइम में इल्यूमिनेशन बहुत कम रहता है इन्वायरमेंट पे, उस टाइम पे हमें अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा चाहिए, उस केस में डायलेटर प्यूपिली का काम आता है। ठीक है, डायलेट करने के लिए। ये मैंने बता दिया कि नर्व सप्लाई ऑफ द प्यूपिल। अभी आते हैं सिलियरी बॉडी का। सिलियरी बॉडी का मेनली दो पोर्शन होता है, एक होता है पार्स प्लाना, दूसरा होता है पार्स प्लिकाटा। पार्स प्लाना जो साइड नीचे वाला हिस्सा है उसको पार्स प्लाना बोलते हैं, और यहाँ पे जो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन है उसको बोलते हैं पार्स प्लिकाटा। पार्स प्लिकाटा ही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा जो एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन होता है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एकोमोडेशन के लिए। एकोमोडेशन का जो मेन फेनोमिना होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन जनरली होता है कि अगर कोई भी चीज को हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस के लिए देखते हैं तो हमारे जो अमाउंट ऑफ एकोमोडेशन है बहुत कम चाहिए, बट एज सुन एज वी लुकिंग फॉर नियर, जब पास के लिए देखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोगों का अमाउंट ऑफ एकोमोडेशन ज्यादा चाहिए होगा। तो ये जो एकोमोडेशन होता है कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल होता है तुम्हारा ऑकुलोमोटर नर्व के थ्रू। यहाँ पे ऑकुलोमोटर नर्व जब सप्लाई करता है तुम्हारा सिलियरी मसल को, सिलियरी मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, सिलियरी जोन्यूल्स होता है वो रिलैक्स हो जाता है। सिलियरी जोन्यूल्स रिलैक्स होने के बाद क्या होता है, जो लेंस होता है, लेंस का जो साइज होता है, उसका जो कॉन्वेक्सिटी होता है धीरे धीरे इंक्रीज होता है, थिकनेस बढ़ जाता है लेंस का। अब लेंस का थिकनेस बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेंस का जो पावर होता है, रिफ्रैक्टिव जो पावर होता है लेंस का, जनरली 16 डायप्टर होता है, बट बच्चे में ये भी देखा गया है कि 16 डायप्टर जनरली लेंस का पावर होता है, और बच्चा विद एकोमोडेशन उसको 30 डायप्टर तक भी पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इतना पावर होता है एकोमोडेशन का। मैं जैसे फ्लूइड मैकेनिज्म में बताऊंगा अभी। और ये जैसे हम लोगों को पता है कि एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा था, एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन हो रहा था तुम्हारा पार्स प्लिकाटा का जो नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर है उससे तुम्हारा फॉर्मेशन हो रहा था एक्वस ह्यूमर। उसमें क्या होता है, एक टाइट जंक्शन रहता है ताकि डायरेक्टली ब्लड जो है डायरेक्टली एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन ना करे, ताकि उसके जो प्लाज्मा का बिटवीन पे एक इंटर जो स्पेस होता है वो स्पेस बहुत कम रहता है, ताकि डायरेक्टली ब्लड सप्लाई एक्वस ह्यूमर तक नहीं आ जाए। अगर आ जाएगा ब्लड सप्लाई तो फिर क्या हो सकता है, तो फिर हम लोग का जो ट्रांसपेरेंसी है एक्वस ह्यूमर का वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम का ही मेन फंक्शन होता है तुम्हारा जो ब्लड एक्वस जो बैरियर होता है उसको फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, ये कुछ अप्लाइड एनाटॉमी है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो कोपेस नोड्यूल होता है, बूसा का नोड्यूल, बूसा का नोड्यूल क्या होता है कि जब इस टाइम पे तुम्हारा ग्रेनुलोमेटस यूबियाइटिस, मतलब जो यूबिया का जब इन्फ्लामेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, यूबियाइटिस बोलते हैं। इन्फ्लामेशन के टाइम पे क्या होता है, जो कोपेस नोड्यूल होता है वो तुम्हारा प्यूपिलरी मार्जिन के आसपास बन जाता है, नोड्यूल्स बन जाता है। और जो बूसा का नोड्यूल्स होता है क्या होता है, वो तुम्हारा कहीं और प्यूपिल का मार्जिन को छोड़कर किसी और पोजीशन पे बनना स्टार्ट होता है। आइरिस एट्रोफी कब होता है, जब आइरिस का सेल धीरे धीरे डेथ होना स्टार्ट होता है उस टाइम पे आइरिस एट्रोफी हो सकता है। एक्ट्रोपी एंड यूबिया कब हो सकता है, जब रूबियोसिस आइराइडिस हो रहा है, मतलब
बहुत ज्यादा हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो जाता है, उस टाइम पे क्या होता है आईरिस में नया नया ब्लड वेसल्स जनरेट होना स्टार्ट होता है, उसी कंडीशन को बोलते हैं एक्ट्रोपियन यूविया। ये तुम्हारा जो ग्लूकोमा है उसका मैकेनिज्म है। पहला क्या होता है मिड डायलेटेशन प्यूपिल होता है, सेकंड होता है प्यूपिलरी कभी कभी ब्लॉक हो जाए उसके अंदर, जैसे हमें पता है कि यहाँ से जो एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन होता है, दो चेंबर होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा है बिफोर आइरिस उसको बोलते हैं एंटीरियर चेंबर, और आइरिस के पीछे वाला जो चेंबर है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर चेंबर। ये पोस्टीरियर चेंबर से ही एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। अब ये एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन होने के बाद कहाँ जा रहा है, ये एंटीरियर चेंबर पे जा रहा है। एंटीरियर चेंबर पे जाने के बाद कहाँ पे जा रहा है, ये आइरिस और जो कॉर्निया उसको एंगल को जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं आइराइडो कॉर्नियल एंगल। वहां जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ट्रेबिकुलर मेसवर्क रहता है, ये ट्रेबिकुलर मेसवर्क के थ्रू ही जो एक्वस ह्यूमर होता है ड्रेनेज होता है। अगर मान के चलो प्यूपिल ऐसे गेट की तरह है, अगर ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, उससे एक्वस ह्यूमर बाहर निकल नहीं पाएगा। उसी टाइम पे क्या हो सकता है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है ये वाला जो एंगल था उस एंगल पे अगर क्लोज हो जाएगा तो फिर ट्रेबिकुलर मेसवर्क के थ्रू एंगल जो एक्वस ह्यूमर होता है वो जा नहीं पाएगा, तो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हो सकता है। ठीक है, अभी मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं कि कैसे एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज होता है। पहला चीज मैंने बताया कि एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था, इट इज गेटिंग फॉर्म बाय द सिलियरी। तुम्हारा जो सिलियरी बॉडी होता है उसका जो पार्ट्स प्लिकाटा एरिया है, ये जो पार्ट्स प्लिकाटा एरिया है, इस पार्ट्स प्लिकाटा एरिया से ही फॉर्मेशन हो रहा था। इसका नॉन पिगमेंटेड जो एपिथेलियम है वहां से फॉर्मेशन हो रहा था। ये फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था, पोस्टीरियर चेंबर पे। ये पोस्टीरियर चेंबर पे फॉर्मेशन होने के बाद कहाँ जा रहा था, ये एंटीरियर चेंबर पे जा रहा था। एंटीरियर चेंबर पे जाने के बाद ये जा रहा था ट्रेबिकुलर मेसवर्क पे। ये ट्रेबिकुलर मेसवर्क क्या कर रहा था, इसको सेनेल्स कैनेल के थ्रू भेज रहा था। अब सेनेल्स कैनेल के थ्रू जाने के बाद कहाँ जा रहा था, ये देखो सेनेल्स कैनेल है, एक कलेक्टिव जो ये है चैनल है उसको बोलते हैं सेनेल्स कैनल। ये सेनेल्स कैनल के थ्रू कहा जा रहा था, ये कलेक्टर कैनल के थ्रू जा रहा था, और ये कलेक्टर कैनल के थ्रू जा रहा था एपिस्क्लेरल वेन पे। ये है तुम्हारा एपिस्क्लेरल वेन, एपिस्क्लेरल वेन के थ्रू जा रहा था, ये कैवर्नस साइनस पे जाके पहुंचा जा रहा था। 80% ऑफ द एक्वस ह्यूमर जो ड्रेनेज होता है इसी पाथ के थ्रू होता है। विद एज क्या हो सकता है, जो ट्रेबिकुलर मेसवर्क है उसमें हार्डनिंग हो सकता है, स्क्लेरोसिस हो सकता है। और स्क्लेरोसिस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि एंगल ऑल तो खुला हुआ है फिर भी उसके थ्रू पैसेज उसके थ्रू जो एक्वस ह्यूमर होता है वो जा नहीं पाएगा। तो इसी टाइम पे क्या हो सकता है इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ सकता है। अगर इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाने के बाद जो ऑप्टिक नर्व पीछे रहता है रेटिना के पीछे, पीछे वाला हिस्सा जहां से इंफॉर्मेशन जाता है ब्रेन तक पहुंचाने के लिए, उस ऑप्टिक नर्व पे डैमेज होना स्टार्ट होगा। उसी को प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोमेटास ऑप्टिक एट्रोफी, जिस टाइम में ग्लूकोमेटास ऑप्टिक डैमेज होगा। तो इसके लिए एक बैकअप पाथवे भी चाहिए जो 20% ड्रेनेज करता है, वो पाथवे यूबी स्क्लेरल पाथवे। डायरेक्टली यूबिया से ये पाथवे स्टार्ट होगा। तो जाने के बाद कहाँ जाएगा, रूट ऑफ द आइरिस पे जाएगा, उसका सुप्राकोरॉइडल स्पेस पे जाएगा, और उसके थ्रू चला जाएगा तुम्हारा ऑर्बिटल वेन में। ठीक है, अब ऑर्बिटल वेन के थ्रू फिर से सेम जगह पे जा रहा है, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, और लास्ट में कैवर्नस साइनस। तो एक्वस ह्यूमर जनरली दो टाइप से ड्रेनेज हो रहा था, एक है ट्रेबिकुलर मेसवर्क पाथवे और दूसरा होता है यूबी स्क्लेरल पाथवे। ट्रेबिकुलर मेसवर्क पाथवे के लिए क्या हो रहा था, ट्रेबिकुलर कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इट इज अ जंक्शन बिटवीन द आइरिस एंड द कॉर्निया। तो आइराइडोकॉर्नियल जंक्शन पे ट्रेबिकुलर मेसवर्क प्रेजेंट रहता है। ये ट्रेबिकुलर मेसवर्क कलेक्ट करने के बाद कहाँ जा रहा था, सेनेल्स कैनल पे, सेनेल्स कैनल से कलेक्टर कैनल, उसके बाद एपिस्क्लेरल वेन, उसके बाद सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन पे जा रहा था, उसके बाद कैवर्नस साइनस पे डैमेज हो रहा था। ऑपोजिट वे में यूबी स्क्लेरल पाथवे जो 20% ड्रेनेज करता है एक्वस ह्यूमर को, कैसे हो रहा था, यूबी स्क्लेरल आउटफ्लो, फिर रूट ऑफ आइरिस पे जा रहा था, फिर सुप्राकोरल स्पेस पे जा रहा था, फिर वहां से एग्जिट होने के बाद ऑर्बिटल वेन एंड सेम सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और कैवर्नस साइनस पे जा रहा था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यूबिया का जो एक ब्रीफ आइडिया है वो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और ज्यादा से ज्यादा आपका जो बैचमेट है, आपका जो ऑकुलर फिजियोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्टेड है उसके साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।